अच्छा, सो स्टेजेस में जीरो इसके साइज, ट्यूमर साइज सामने लिखा हुआ है, फिर लेंफ नोड्स लिखे हुए हैं, एंड देन स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग्स की इसकी वो कैपेसिटी क्या है, कितना स्प्रेड हुआ होगा लोकली, कितना होगा, ठीक है, या फिर डिस्टेंट चला गया होगा। साथ ही साथ इसमें से मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स में इसकी जो है हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं या नहीं, उसमें डिटेक्शन हो सकती है या नहीं। एंड देन 5 ईयर सर्वाइवल रेट, तो 0 की बड़ी, 1 की हमने देखी, 2 में अगेन साइज इसका चेक कर लें, ठीक है, अफेक्टेड बाय कैंसर, तो ये लैंफ नोड अफेक्टेड हो जाते हैं। दूसरी बात है इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, ये अफेक्टेड तो होंगे, इन्फ्लेम तो पहले से भी हो सकते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि 0-1 स्टेज, क्योंकि हल्की सी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो कैंसर सेल्स भी बॉडी को जो है उसकी एबनॉर्मल डिटेक्शन हो जाती है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन लैंफ नोड्स की होती है, तो वो जो है वो हो सकती है, लेकिन लैंफ नोड्स अफेक्टेड नहीं होते, वहां पे कैंसर सेल्स नहीं पहुंचे होते, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। देन थर्ड स्टेज के ऊपर भी आप चेक सकते हैं कि उसकी जो है 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है 61% रह जाता है, एंड 4 के ऊपर 20% है, ठीक है, तो 4 के ऊपर जो है कुछ कुछ लोग बच जाते हैं, अक्सर लोग नहीं बच पाते। दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई कैटेगरीज नहीं है, आप माइंड में ये ना बिठाएं कि जो 1 स्टेज के ऊपर होगा तो 1 ही 1 में होगा, ये प्रोसीडिंग स्टेज है, 0 वाला 1 पे जाते हैं, 1 वाला 2 पे जाता है, तो ये 100% जो स्टेज इसकी जो है सर्वाइवल रेट है, ये इस स्टेज में डिटेक्शन के बाद रिकवरी हो जाती है, लेकिन स्टेज प्रोसीडिंग्स भी ऑप्शंस है, ठीक है, मतलब ये है कि स्टेज 1 वाला 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, तो ये नहीं कि 4 वाला 4 में है, 2 वाला 2 में है, डिटेक्शन वाइज नहीं, जब डिटेक्ट 2 में हुआ है वो भी 4 पे जा सकता है, सो ये भी फिर हम 5 इयर्स में नहीं आएगा, उसकी 5 इयर्स तक उसकी डेथ जो है वो डिले होगी, लेकिन ये नहीं कि वो जो है उसकी 87% मीन्स के 87% वाला 2 स्टेज से रिकवरी के चांस ज्यादा है, ये 5 इयर्स में उसकी जो है मोर्टेलिटी कम है, ठीक है, सर्वाइवल रेट अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि 2 वाला 3 पे नहीं प्रोसीड करेगा, 4 पे नहीं करेगा, तो ये जरूरी नहीं है 2 वाला 3 पे जाएगा, 4 पे, बल्कि ये एक कॉमन प्रोसेस यही है कि 2 3 प्रोसीड करेगा, फिर 3 4 को, और 4 वाले जो है फिर उसकी 5 इयर्स के अंदर अंदर हो जाती है, 20 जो बच जाते हैं, मतलब ये नहीं कि वो बच गए उसकी 5 ईयर से ज्यादा है, 6 ईयर है, 7 है, 8 है, 10 है, लेकिन 5 से ज्यादा है। अब अगर इस चीज को देख लें, मैंने कहा ये कंट्री टू कंट्री वर्ल्ड वाइड डाटा बताया था, ठीक है, ये अब कंट्री में, ठीक है, कुछ कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं ये कि 1 in 10 उनके पास जो है नंबर है, ठीक है, सो 1 in 10 नंबर अगर किसी कंट्री के लिए है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड 1.8 है, लेकिन उस कंट्री के लिए 110 है, तो उसमें उसकी जो है उन्होंने रिस्क लिखे हैं, सिम्टम्स जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें से बड़ी कॉमन सी वो है कि इसमें से लंप दैट फील्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है, सो वो लंप इंडिकेशन है, ठीक है, रैश ऑन अराउंड निपल, ये भी इंडिकेशन है, डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, यूजुअली जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो भी इंडिकेशन है, पेन और टेडरनेस इन द ब्रेस्ट, ये भी इंडिकेशन है, एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, तो ये भी इंडिकेशन है, दोनों ब्रेस्ट के साइज में से फर्क जो है वो भी इंडिकेशन है, ठीक है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, लोग खुद अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, फिर वो स्क्रीनिंग के ऊपर जाएंगे या फिर कंसल्टेंस पे जाएंगे, कंसल्टेंस में फिर वो फिजिकल टेस्ट करते हैं लेडी डॉक्टर, और फिर वो उनको अगर उनको लग जाता है कि हमें इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेनी चाहिए, तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट पे जाते हैं। अगर हम रिस्क में देखें, ठीक है, स्टेजेस हमने पढ़े, स्टेजेस में से वही सारी बात है, ठीक है, स्प्रेडिंग मैनर है। रिस्क में अगर हम देते तो जेनेटिक फैक्टर है, लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल में से उसने तो अल्कोहल और सिगरेट्स रख लिया, लेकिन लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि बदमाशी की लाइफ नहीं होनी चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह लाइफ होनी चाहिए, तो वो लाइफस्टाइल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें से अल्कोहल आप नहीं पीते हो तो आप अच्छे लाइफस्टाइल में, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो है बैड लाइफस्टाइल क्या है या बैड हैबिट्स क्या है, गुड हैबिट्स क्या है। एज है, ठीक, मतलब जिन लोगों का एज जो है प्रोसीडिंग बढ़ता जाता है, उन फीमेल में से इनकी चांस बढ़ते जाते हैं। ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये रिस्क फैक्टर में, अब इसको मैं अगेन अब
अक्सर चीज़ें जो है हमें एक जगह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है? सो टीचर का यही काम है कि वो ये डेमोंस्ट्रेशंस करेगा कि वो आपको इनमें से डिफरेंशिएशन बताएगा कि क्या फ़र्क है, हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रेगनेंसी जिनको होती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होंगे और ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाते हैं उसको जो है रिस्पेक्ट होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है? वो हम डिस्कस करते हैं। सो कुछ चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट कुछ अलग हो रही होती है या आपकी लेवल के ऊपर जो है आप उसको जो है उसी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जो एक्चुअल मीनिंग से हट के होती है, ठीक है? हार्मोन्स है, मेरे हिसाब से हार्मोन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है? टोटल गेम जो है हार्मोन्स का है, सही है? सो आगे-आगे पीछे सारी चीज़ें लिखी हुई है वो हार्मोन्स का गेम है, ठीक है? बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ या नहीं। एसेंशियल हाइपोटेंशन एक कंट्रीब्यूशन है एंड डायबिटीज़ भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर और डायबिटीज़ बज़ाते खुद एज़ अ डिज़ीज़ नहीं, उसकी मेडिकेशंस कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है? वो भी फिर हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो ये इसकी जो है अगर हम इसकी साइन एंड सिम्पटम्स की तरफ जाएँ, तो क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? मैंने बताया कि साइन्स अर्ली शुरू हो जाते हैं, सिम्पटम्स बाद में शुरू होते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक फेज़ ज़्यादा रहता है, ठीक है? लेकिन अब ये तो ज़रूरी नहीं है किस स्टेज के ऊपर है, तो फिर ये सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर आती है। चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें से मज़ीद हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें से क्या-क्या पॉसिबल है। वार्निंग साइन्स, अब वो साइन सिम्पटम्स एक फेज में हमने पढ़े कि क्या-क्या हो सकता है, लेकिन अब इसमें से डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत है। एक सिम्पटम्स ऐसी है जो कि मैंने कहा कि वो लेट स्टेज में शुरू होता है, लेकिन है क्या वो हमने लिखे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है? जो हमने डिस्कस किया, ठीक है? लेकिन कि साइज़ दोनों का डिफरेंट हो सकता है, लैंप हो सकता है, लैंप इन ब्रेस्ट हो सकता है, लैंप इन आर्मपिट हो सकता है, ठीक है? चेंजेस टू द निप्पल, ठीक है? ये भी एक जो है साइंस समझा जाता है बड़ा डोमिनेंट और ये इसमें से फ़र्क यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है कि एकदम से दोनों ब्रेस्ट के रीजन में से कैंसर शुरू नहीं होता है। तो जिस ब्रेस्ट को पहले इफ़ेक्ट करते हैं, तो अब ये एनाटॉमी पोज़ीशंस उस ब्रेस्ट की निप्पल की एनाटॉमी चेंज होगी दूसरे से, ठीक है? उसकी डायरेक्शन में या जो भी चीज़ होगी, ठीक है? वो उसमें से फ़र्क आएगा। सो ये भी सिम्पटम्स है कि सेल्फ अगर वो करना होता है लोगों को मैंने कहा कि हम पेशेंट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स डिसाइड नहीं हुआ है। हम हर पॉपुलेशंस की बात करेंगे कम्युनिटी की कि लोगों को सेल्फ असेसमेंट कर लेना चाहिए फर्स्ट एंड अर्ली स्टेज के ऊपर या ऐसे ही नॉर्मली इससे बचने के लिए। सो उसकी फिर फर्स्ट वो यही है कि मिरर में दोनों ब्रेस्ट की एनाटॉमी को देखना चाहिए ताकि उसमें से जिसमें से फ़र्क होगा तो फिर क्लियर आइडेंटिफाई होगा, ठीक है? फिर लेट इसमें जब जाते हैं, उसमें से बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बड़े सारे लोगों को मैंने बोन पेन पे पकड़ा है और फिर बाद में उसका ब्रेस्ट कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ है, ठीक है? जॉन्डिस पे भी कुछ लोगों के ये मेरी अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने जॉन्डिस सिम्पटम्स पे पकड़ा हुआ है और जो है फिर बाद में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है इनका। ज़्यादातर लोगों को मैंने हेडेक, ठीक है? क्रॉनिक हेडेक क्रॉनिक हेडेक रहता है और क्रॉनिक हेडेक सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर्स की नहीं, अक्सर कैंसर्स की डिटेक्शंस के लिए ज़रूरी है और मैं भी कैंसर्स के लिए क्रॉनिक हेडेक्स के ऊपर ज़्यादा जो है कैंसर्स की तरफ मैं जो है ध्यान देता हूँ। लेकिन फिर भी और मसल वीकनेस अक्सर फीमेल की ये शिकायत होती है और अक्सर फीमेल की होती है तो अक्सर फीमेल की जो है प्रोसीडिंग्स कैंसर्स की तरफ उनकी लाइफ़स्टाइल जा रही होती है। अब वो लाइफ़स्टाइल ही प्रिवेंशंस की तरफ लेके जाएँगे तो लोगों को बचाया जा सकता है। अब ये मैंने बताया था कि प्रिवेंशन जो है उसके पैरामीटर्स नहीं है। अब जिन लोगों को ये चीज़ें मैंने देखी है उसकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस को मैंने बड़े समझ लें कि उसको जो है लाइफ़स्टाइल बाकायदा लिख के उसकी डाइट प्लान बाकी उनकी जो है स्लीपिंग हैबिट्स हर चीज़ मैंने लिख के उनको दी। तो अगर उसका डिटेक्ट नहीं हुआ, तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि मैंने उसको प्रिवेंट किया है कैंसर से, ठीक है? दैट्स व्हाई प्रिवेंशन की कोई पैरामीटर नहीं है, इसीलिए रिवार्डिंग भी नहीं है प्रिवेंशन, ठीक है? सो लेकिन फ़र्क लोगों को पड़ता है, ठीक है? बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप जब कोई डायग्नोज़ हो के कैंसर डिटेक्ट हो और आप उसको ट्रीट करें तो कहते हैं मैंने कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया।
देखिए मैंने कैंसर पेशेंट लोगों को कैंसर से प्रिवेंट किया, इसका पैरामीटर्स नहीं है, दैट्स व्हाई बड़े सारे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, बड़े सारे लोगों को नहीं डिटेक्ट हो पाता, तो अब ये डिसाइड नहीं होगा कि हाँ वो प्रिवेंशन मेरी वजह से गए हैं या आप लोगों की वजह से कल प्रिवेंट होंगे। लेकिन ये चीज़ जो है जब इस तरह के लोगों को मसले हो, ठीक है, डबल विजन्स जो है मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया, इन्होंने लिखा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मसल वीकनेस आई है, हेडेक आया है, नाज़िया भी बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, सो वो भी मैंने नहीं डिटेक्ट किया, कफ भी मैंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफाइड नहीं किया, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया, मैंने जॉन्डिस, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, बोन पेन एंड देन हेडेक एंड मसल वीकनेस, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में लोगों के, कि फिर लोगों के बाद में जो अपनी लाइफस्टाइल्स के ऊपर चेंजेस ना लेके आ सके या फिर अपनी अर्ली स्क्रीनिंग्स के ऊपर ना लेके जा सके, तो उनके फिर लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक फिर कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, इसमें से मजीद हमें डिस्कशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि थेरेप्यूटिक्स मास्टर होनी चाहिए, थेरेप्यूटिक्स में मैंने बताया कि प्रिवेंशन भी है और ट्रीटमेंट भी है, ठीक है, पूरा एक पैकेज होता है थेरेप्यूटिक्स। सो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, फिर ट्रीटमेंट के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। सो इसमें से जो है आप गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, या कोई भी कंसल्टेंट है, और वो फिजिकल जो है उसकी फिजिकल टेस्टिंग आप कह सकते हैं या फिजिकल डायग्नोसिस कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मेमोग्राफी है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि टिश्यूज की डेंसिटी कैसी है, आपस में डेंसिटी फर्क दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है, किस रीजन में दे रही है या नहीं दे रही, सो उसकी डेंसिटी बेस्ड भी है। और साथ ही साथ अक्सर में जो उनकी मेमोरी ग्लैंड्स है या जो स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का, उसमें से हमें उसकी एनाटॉमिकल चेंजेस का पता चल जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं। अक्सर लोगों को जब इस तरह की कोई उसकी चीज़ें अर्ली डिटेक्शंस की जो है थोड़ी सी भी डाउट हो, तो उसको मैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करता हूँ कि उसकी जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा सके या फिर उसको अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली अल्ट्रासाउंड मशीन रखते भी अपने पास या फिर उसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है, अक्सर लोग नहीं रखते थे, अभी खुद रखते हैं। तो इट्स अप टू दैट कंसल्टेंट जो अपने पास जो अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी खुद रखता है, ताकि श्योरिटी हो पेशेंट्स की बजाय से कि कोई और रिपोर्ट आए और उससे जो है चीज़ें मिस ना हो जाए। एंड देन बायोप्सी, बायोप्सी लास्ट ऑप्शन, लेकिन बायोप्सी की जाती है क्योंकि ये कोई इस तरह इंटरनल इस तरह नहीं है, इसलिए बायोप्सी की भी जो है फैसिलिटी अच्छी है। ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर में वही चीज़ है जो रिसेक्शंस की जाती है, कौन सा पार्ट कैसा पार्ट, बड़े सारे अल्लाह ताला माफ़ करे बड़े सारे लोगों को ब्रेस्ट का जो है उसके ब्रेस्ट काट देते हैं, ठीक है, पूरा मांस या फिर उसमें से जो भी मांस उसको लगता है या फिर एक साइड या दूसरा साइड, तो ये कॉमन सी वो चीज़ें, और फिर भी बड़े सारे लोग फिर बचते फिर भी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस भी साथ हो रही होती है, ठीक है, होप फॉर द सर्वाइवल या सर्वाइवल होप के लिए या उसकी लाइफस्टाइल आसानी के लिए करवाए जाते हैं। रेडिएशन थेरेपीज बहुत पेनफुल प्रोसेस और सोल्यूशन है, लेकिन स्टेज के ऊपर और परमानेंट सोल्यूशन नहीं। कीमोथेरेपीज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। फिर आप बात करेंगे, आप पूछ सकते हैं कि सर हम तो बात ही मेडिसिन की करते हैं, हम तो मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं, हम तो मेडिसिन बेचने वाले लोग हैं, और फिर भी हम जो है ये बात करते हैं कि कीमोथेरेपी इज नॉट द गुड ऑप्शन फॉर कैंसर। सो ये तो हम अपनी मार्केट खराब करने वाली बात है, ठीक है, लेकिन कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया कि जो अर्ली स्टेज है उसमें से बॉडी खुद भी अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, लाइफस्टाइल भी उसकी चेंज हो जाए, साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी शामिल हो जाए, कुछ ये कंट्रीब्यूट करे कुछ वो कंट्रीब्यूट करे, और फिर लोगों को रिवर्स करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, रिवर्स नहीं होते या प्रोग्रेशन पे नहीं जाते। तो ये भी ऑप्शन तब मतलब जो इसको हम एडवांस फंक्शंस कह लें तो उसका ज़्यादा जो है प्रॉपर होगा। एंड देन हार्मोनल थेरेपीज, होप है, लेकिन हार्मोनल थेरेपीज जो है सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जो हार्मोनल थेरेपीज की जाती है वो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ठीक है, डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने इसको जो है
सर्च किया है, ठीक है, मुझे आर्टिकल फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में तो बड़ी सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन मैं कुछ इमेज फॉर्म में चाहता था ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। इसमें से कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वेस्टर्न जो सिस्टम मेडिसिन का है उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। मेडिसिन जो है बताते हैं खुद, कोई भी मेडिसिन हो, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली ABC मेडिसिन, ठीक है, जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन बताते खुद जो है सोल्यूशन नहीं है। मेडिसिन बताते खुद बॉडी के लिए, ठीक है, एक जो है हर्डल है, या एक समझ लें कि एक शॉक है, ठीक है। जितनी भी मेडिसिन है बॉडी के लिए शॉक है, लेकिन हम उस शॉक से बॉडी को इसलिए गुजारते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन और हमें नजर नहीं आता या उसके पास सोल्यूशन नहीं होता है। तो मेडिसिन जो है ये कभी ध्यान में नहीं रखना कि ये तो बस जस्ट मीठी गोलियां हैं, या जस्ट समझ लें कि बस हमने कैप्सूल इतने प्यारे स्ट्रक्चर में, इतनी प्यारी उसकी पैकिंग हुई होती है, ठीक है। मतलब बच्चे भी बड़े अट्रैक्ट करते हैं, बड़ा संभाल के रखना चाहिए। मैं भी बड़े घर में एहतियात से रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो बड़ा जो है उनको चॉकलेट से ज़्यादा जो है राइजिक्स की पैकिंग पसंद आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इतनी जो है अट्रैक्टिव पैकिंग में हुए होते हैं, फिर कैप्सूल भी ऐसी जो है लस्टर उसके ऊपर लगा होता है, सही शाइन करता है, सो बंदे को दिल करता है कि बस खा ही लो, ठीक है से, लेकिन सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये बॉडी को शॉक लगाता है, इसको शॉक तब लगाना चाहिए जब आपको के पास ऑप्शन सोल्यूशंस के खत्म हो। कोई नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए जितना शॉक बॉडी को कम दोगे उतने ही वो बॉडी जो है वो रिलायबल होगी, क्योंकि आजकल की नॉर्मल प्रैक्टिस इसके खिलाफ है, ठीक है। सो ये शॉक लगते हैं, किसी लोगों को कितने लगे हैं, किसी को कितने लगे, वही शॉक जो लग जाते हैं उसमें से ब्रेस्ट कैंसर भी आएगा लोगों में, ठीक है, जीआईटी कैंसर भी आ सकता है, स्किन भी आएगा, हालांकि कोई रेडिएशंस की वो नहीं होगी, लंग्स भी आएगा, कोई भी ऐसा एक्सपोजर उसका नहीं हुआ होगा मेडिसिन की वजह से भी, ठीक है। बाकी सारे मसले हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकता है, लीवर, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो दैट्स व्हाई कम से कम शार्क बॉडी को लगाना चाहिए मेडिसिन का। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, डिक्रीज रिस्क फैक्टर। अगर आपको नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं नजर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा जो मुझे नजर आ रहा है मैं थोड़ा पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या चीजें लिखी है कि डिक्रीज रिस्क फैक्टर में क्या है और इंक्रीज रिस्क फैक्टर में क्या है, ठीक है। ये दोनों रिस्क फैक्टर के कैटेगरीज है, ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं और कुछ इंक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज रिस्क फैक्टर क्या है कि जिससे उसका रिस्क फैक्टर डिक्रीज हो, तो मतलब प्रिवेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो डिक्रीज रिस्क फैक्टर में क्या आएगा, मेंटेनिंग हेल्थी वेट, बॉडी वेट हेल्थी रखना, अपना बीएमआई हेल्थी रखना बहुत जरूरी है। चाहे मैंने कहा खाना कम खाओ, चाहे खाना जो है हेल्थी खाओ, चाहे आप साथ में फुल टाइम एक्सरसाइज करो, ठीक है। सो कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज कंज्यूम इन योर डेली लाइफ, उसमें से बैलेंस होना चाहिए। देन एक्सरसाइज रेगुलरली एंड कैन एवरेज 3 to 4 hours a week। ये इसके डिजिट से साथ में एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। उसकी कौन सी कितने वीक में एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए डेली हिसाब से, और घंटे गिनने नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा कर लेना चाहिए, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो कोई घंटों की कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, बस ज्यादा एक्सरसाइज पर डे से करना चाहिए, किसी दिन मिस होता है तो दूसरे दिन होना चाहिए। सो ये भी हैबिट है, अगर डेली रूटीन होनी चाहिए, अगर रूटीन मिस होती है तो दूसरे तीसरे दिन में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन जाया कर लिए तो ये डैमेज आपका तीसरे दिन एक्सरसाइज पे पूरा भी हो सकता है, सही है। सो ये मेन चीज है। देन 1 or more फुल टर्म प्रेगनेंसीज, ये डिक्रीज रिस्क फैक्टर है कि फीमेल को 1 or more फुल टर्म प्रेगनेंसीज हुई होगी तो वो मिनिमम रिस्क फैक्टर पे आ जाएगा ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो है वो रिस्क फैक्टर कम करता है, ठीक है। तो वहाँ प्रेगनेंसी से आपने ये मतलब मत लेना है कि प्रेगनेंसी आपको ब्रेस्ट कैंसर देता है। फिर उसके बाद आ जाएं फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसीज बिफोर एज ऑफ 25। मैं एग्री नहीं करता हूँ इसके साथ, नहीं कि 25 में कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसीज बिफोर एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र से पहले। मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर लूंगा, किसी को इंग्लिश सही नहीं आती है, कि 25 साल से पहले जो है प्रेगनेंसी जो है होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रेगनेंसी तो यहाँ पे वेस्टर्न है नहीं, तो प्रेगनेंसी मीन्स कि आपकी मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, और फिर प्रेगनेंसी होनी चाहिए। सो प्रेगनेंसी होनी चाहिए 25 ईयर्स एज से पहले। मैं एग्री नहीं करता हूँ,
मैं मतलब ये बात नहीं कहनी चाहिए और अनकार्ड नहीं कहनी चाहिए, मैं मेरे पास ये डिजिट्स 20 to 22 ईयर्स होना चाहिए, 25 लेट है, ठीक है, 20 to 22 ईयर्स, ठीक है। सो क्योंकि पहले भी प्यूबर्टी भी लेट आती थी, सो फिर ये एज फैक्टर भी थोड़ा लेट था, प्यूबर्टी भी बड़ी जल्दी आ रही होती है, तो ये एज फैक्टर भी 3-4 साल का मसम ऊपर करोगे तो ये रिस्क एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा, जो ये मीन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर मीन जो कर रहे हैं वो हो जाएगा, सही है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि कितने लोग रिस्क फैक्टर में हैं और कितने नहीं हैं। So next, breastfeedings for more than 15 months, ये अपनी कैलकुलेशन में लिख रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी जुबान में समझा रहे हैं, कह रहे हैं breastfeedings for more than 15 months, ठीक है, टोटल मंथ्स अक्रॉस ऑल चिल्ड्रन, जिन लोगों में रिस्क फैक्टर कम है, जो 15 मंथ से ज्यादा फीडिंग जो है अपनी लाइफ में कर चुके हों। आजकल जमाना 2 बच्चों का है, तो इसमें से पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चों को 15 मंथ्स की होनी चाहिए, तो वो भी फौरन जो है फार्मूले पे शुरू हो जाते हैं और अक्सर फीडिंग नहीं करवाते, ठीक है। वो वाकई फीडिंग से भी, ये प्रेगनेंसी से फीमेल्स के फिगर के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर उसका जो है धचका लगता है, वेस्टर्न इस चीज़ से उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि फीमेल के ये कमजोरियां नहीं होनी चाहिए, तो उस कमजोरी से बचने के लिए फीडिंग प्रोसेस भी कम होना चाहिए, प्रेगनेंसीज भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रेगनेंसीज लेट लाइफ में होनी चाहिए, ताकि आई डोंट नो उसके क्या उसके पीछे लॉजिक है। एनीहाउ ये चीज़ें वही वेस्टर्न लाइफ है जो ये खुद बताते हैं, पर ये इन चीज़ों को नहीं बताते होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा उनसे शायद हट गया हो। देन मेनोपॉज बिफोर एज 50, ठीक है। सो 50 इयर्स में जो मेनोपॉज है वो उससे पहले आना फीमेल की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आजकल मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है कि मेनोपॉज को जो है वो एक्सटेंड करवाया जा सके, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन ली जा सके, हर चीज़ की एक्सटेंशन लेते हैं, ठीक है, आर्मी चीफ भी एक्सटेंशन के ऊपर है, हर कोई एक्सटेंशन पे, तो फीमेल भी एक्सटेंशन चाहती है कि उसको मेनोपॉज शुरू ना हो, उसके लिए मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है बाकायदा। मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस में है, बड़े सारे लोग जो है मेनोपॉज को डिले करने के लिए मेडिकेशन मांगते हैं, और मुझे पता है कि एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन है, तो ये तो ऐसी मेडिसिन बताएंगे कि फिर हमें पूरी लाइफ में मेनोपॉज के चक्कर नहीं आएंगे, ठीक है। सो ऐसे भी लोग कंसल्ट करते हैं, ठीक है। सो मेनोपॉज जो है अर्ली 50 आना ज़रूरी है फीमेल के लिए, अगर उसने सरवाइव करना है विदाउट कैंसर, सिर्फ ब्रेस्ट नहीं, फीमेल की जितने भी हार्मोन से रिलेट कैंसर से हो गई कैंसर, वो भी सारे इसी चीज़ में आते हैं, ठीक है। बहरहाल हम क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में अभी डील कर रहे हैं, तो इसी को हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस लेवल तक समझा सकता था जो मैं समझाया, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आगे आ जाए, इंक्रीज रिस्क फैक्टर पे आ जाए। बिफोर ओवरवेट, सॉरी बीइंग, ये थोड़ा सा मैंने कहा कि लिखाई सही नहीं है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बीइंग ओवरवेट और ओबेज, इसका अपोजिट, ठीक हुआ, इसका अपोजिट लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त बस आप सोफे में, और ये आदत रहती है ना, हम कहीं सोफे पे भी बैठ नहीं सकते, लेट जाते हैं, ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे घूम लेते तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठीक है। और बाकी हमारी बाकी ब्रेन, मैंने कहा ब्रेन सही काम करेगा तो बंदे को एक्सरसाइज में दिलचस्पी रहती है, अट्रैक्शन रहती है। अगर ब्रेन सही काम नहीं करेगा तो आप हमेशा सोने की या लेटने की, या पूरा दिन आप ऊँगते रहेंगे, बस मुंह खोल खोल के ऊँगना पड़ता है, ठीक है। फिर अगेन, ड्रिंकिंग मोर देन 1 अल्कोहल ड्रिंक अ डे, ठीक है, ये मत कर लेना। तो ये लोग बताते हैं क्योंकि इन बेचारों को तो मसला अल्कोहल का है, तो कहते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा मत पिए, हमें ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से हमारा छुटकारा है, ठीक है। इन चीज़ों से हमारा छुटकारा था, इन सारी चीज़ों से हमारा छुटकारा था, लेकिन अब हमने छुटकारे से अपने आप को निकाल लिया है, और इसलिए बड़े सारे लोगों ने इससे भी निकाला हुआ है, उनके लाइफ में ये भी चीज़ ऐड है, ऐसी भी फैमिलीज है यानी पाकिस्तान में, ठीक है। सो जिन्होंने जितना निकाला हुआ है वो उतने ज़्यादा रिस्क फैक्टर में एक अच्छे इस चीज़ को मैं इतनी वो हमें वो नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेडिसिन को या मेडिकल्स को अपने रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक इन लोगों को लगता है कि ये जो है ये थोड़ा सा जो सोच रहा है ये गलत सोच रहा है, या ये तो मजहबी बंदा है। ये हमें अपनी लाइफ में अगर मैं किसी को अच्छा से अच्छा एडवाइस दे सकता हूँ, मैं यही दूंगा कि रिलीजन्स की सारी रूल्स को मानो अनफॉलो करें, इसमें से कोई भी किसी मौलवी से मुफ्ती से फतवा लाने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसमें मॉडिफिकेशंस कर दिया,
जितनी भी मॉडिफिकेशंस है वो हमें मार डालती है। ठीक है, सो हम जो भी कर रहे हैं जस्टिफाई हम भी कर रहे हैं कि मुफ्ती ने मत फतवे दिए हुए हैं। ठीक है, सो मुफ्ती के फतवों को छोड़ के, क्योंकि मुफ्तियों ने जो है उन्होंने मरना है, इस्लाम का सिस्टम जो पहले से हुआ है वही परफेक्ट है। तो सारी चीज़ों से छुटकारा पहले दिन से सब कुछ यहाँ से आया हुआ है। अब यहाँ पर भी यही हाल है, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएगी। ठीक है, एक्सपोजर टू हाई डोज रेडिएशंस, ठीक है, एंड बिफोर एज 40, ज़्यादा एज फैक्टर भी इसमें शामिल किया है रेडिएशन से। तो मैंने कहा कि ज़्यादा स्क्रीनिंग हर वक्त एक्सरे ये चीज़ें भी बॉडी को करते हैं। दूसरी बात है रेडिएशन से सिर्फ आप एक्सरे मतलब ना ले, रेडिएशन में हमारे पास अभी यही सनलाइट की रेडिएशन है वो भी शामिल है एक लेवल तक। साथ ही साथ जो माइक्रोवेव ओवन हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी रेडिएशन स्पॉट है, वो आपको डायरेक्ट रेडिएट नहीं करते लेकिन आपके कानों में रेडिएशन लगा के वो भी आपकी बॉडी में जाते हैं, आपको उसका डोज मिल जाता है। ठीक, तो वो डोज नहीं मिलना चाहिए, वो आपकी बॉडी में डोज लगा लेते हैं। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्किन के ऊपर ही आपकी बॉडी में एंटर हो, खुराक की चीजों में आपकी बॉडी में आ सकते हैं कोई सारी रेडिएशन है। ठीक है, जो कि वो वेवलेंथ में आपके काने में भी पड़े हुए हैं। एजिंग, ठीक है, अगेन जब एजिंग फैक्टर है जो इंक्रीज करता है, जितना एज बढ़ता है उतनी ही बॉडी के सिस्टम वीक होते हैं, उसकी इलास्टिसिटी वीक हो रही होती है, उसकी फंक्शनिंग पुअर हो रही होती है। तो वो जो है वो तो डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर सिर्फ इसका नहीं हर एक डिजीज का। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम, एक मेरे ख्याल में लेस देन 10 या 15% है कि फैमिली में हो, लेकिन कोरिलेट करता है, जेनेटिक फैक्टर्स है। तो हम वहाँ पे जब जेनेटिक करते हैं तो जेनेटिक इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, और जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग फैक्टर से रिलेट है, वो इसमें भी हार्मोन्स शामिल है। जब मैं हार्मोन्स की बात करता हूँ तो वो हार्मोन्स उस फैक्टर में शामिल है जिसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे उसका फैक्टर वो हार्मोन्स के थ्रू आ जाता है। ठीक है, देन genetic inherited genetic mutations, family histories and these two factors combinedly हम genetic mutation उसमें शामिल कर लेंगे hereditary characteristics में। and then using hormone therapy after menopause, बड़े सारे लोग हार्मोन थेरेपी लेते हैं, बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर लेना चाहिए, किसी डॉक्टर ने लिखा है, लेडी डॉक्टर ने लिखा है, किसी ने भी लिखा है, आप उसको कैंसिल करें। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसने काफी अच्छा जो है मेरे हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस इस स्लाइड में दी है, लेकिन फिर भी बड़ी सारी चीजें मिसिंग है, उसको भी मैं ऐड करना चाहूँगा। हार्मोन्स में भी जो है इन्होंने हार्मोन्स की बात तो की है, ठीक, लेकिन ये हार्मोन्स को उन्होंने थोड़ा जो है मेनोपॉज के साथ जोड़ा है। हार्मोन्स लोगों को यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत बड़ी वजह है आपकी जो है इस तरह की कैंसर्स की, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रासेप्टिव्स, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स जो कि आजकल हर फैमिली इस्तेमाल करती है। ठीक है, मोस्ट, अगर हम मैं ना बोलूँ तो मोस्ट, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। ठीक, सो यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है अगर ये अगर आप कहते हैं कि नहीं अब बच्चों की जो है तादाद कम होनी चाहिए, तो और अदर प्रैक्टिसेस है। ठीक है, सो कंट्रासेप्टिव यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ फिर यही कंट्रासेप्टिव जो है वो स्किन के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यही कंट्रासेप्टिव जो है सारी हार्मोन्स थेरेपीज में कंट्रासेप्टिव बात करूँ, ये मतलब वही है, हार्मोन्स कंट्रासेप्टिव भी हार्मोन्स है, रिप्लेसमेंट है सिंथेटिक। सो उसमें भी अगर हम जाएं हार्मोन्स रिप्लेसमेंट में फीमेल हार्मोन्स, तो उसमें दूसरा रोल जो है वो इनका शामिल है कि इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमने एक नहीं पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि हार्मोन थेरेपी एफडीए अप्रूव्ड है, और मैंने कहा था कि ये बिल्कुल उन्होंने जो है मेरे हिसाब से बोंगी मारी है। ठीक है, सो मैं अदर वर्ड में इसको जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। सो ये एफडीए अप्रूव्ड वर्जन है, लेकिन एफडीए अपने इस होप में नहीं बेचना है कि एफडीए ने आपको बचाना है। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने साइंस भी दिया। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको इस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि मेडिसिन को भी समझे, ठीक है, उसकी एक्शंस को भी समझे, और उसकी जो है बैड एक्शंस को भी समझे, या उसको आप एडवर्स रिएक्शन बोले या साइड इफेक्ट बोले या बैड एक्शन, जो भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो गुड एंड बैड एक्शंस को समझना चाहिए, तो फिर आप खुद ये बात जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। उसमें से फिर किसी काउंसिल्स की या किसी एफडीए की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो अप्रूव करते हैं करें, 1000 दफा करें। जो चीज़ें आपके लिए आप समझते हैं कि आपकी फैमिलीज के लिए, लाइफ के लिए, लोगों के लिए, कम्युनिटीज के लिए ठीक नहीं है,
उसको आपने स्क्रीन करना है, ठीक। और जब तक ये स्क्रीन ना कर ले तो आपकी एग्जाम्पल वही हो जाएगी जो मैं पहले दिन से आप लोगों को बताता हूँ कि डेंटिस्ट वो डेंटिस्ट जिसके दांत बाहर निकले हो, टेलर वो जिसके कपड़े फटे हुए हो, ठीक है, और मोची जिसके चप्पल पट्टी हुई हो, जूते, ठीक है, बुरे लगते हैं, ठीक है, जो भी है बुरे लगते हैं। सो ये भी वही बात है कि जो फार्मासिस्ट है और है नहीं पता उनको कि मेडिसिन और उसकी एक्शन रिएक्शंस और उसकी प्रिवेंशंस क्या चीज़ें हैं, खुद भी नहीं जानता है, खुद भी डॉक्टरों के रहम करम के ऊपर बैठा हुआ है। डॉक्टरों को हम इस्तेमाल करना चाहिए उसकी पार्ट के लिए, ठीक है, अपने पार्ट में नहीं, ठीक है, उनकी डोमेन में इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसके बगैर कोई आसरा नहीं है ना कोई और वे है, ठीक है। सो आप स्क्रीनिंग भी करवाओगे, अल्ट्रासाउंड भी इनसे करवाओगे, टेस्ट भी इनसे करवाओगे, ठीक है, उनके पास जाओगे भी, ये खुद डायग्नोज भी ये करके देंगे, ठीक है। सो आप बाकी पोर्शन आपका है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, और लोगों को भी करवाएंगे, कंसल्टेंसी भी देंगे, तो होप के उसकी हमें बेहतरी आएगी। सो ये कंट्रासेप्टिव यूज ये भी बहुत बड़ी जो है आज जो बर्थ कंट्रोल जो मुहिमें चलाई जाती है, ये आपको इस नंबर्स को दुनिया में इंक्रीज करने की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने के लिए जो तरीके निकाल के लेके आते हैं, तो ये चीजें ये लिखेंगे क्यों, ये आप लिखे तो देखो, ठीक है, आप लिखे तो देखो कि दुनिया कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा देती है। अगर आप ये लिख दो कि ये चीजें गलत है, दैट्स वाई आप उनको समझेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, फिर मजीद जाएंगे। मैं जो चीज़ों को मैं यहाँ पे थेरेप्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिवेंशन में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि रिस्क हम पढ़ते इसलिए हैं रिस्क फैक्टर्स कि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ें हमें उस पर प्रिवेंशन के लिए चाहिए। रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन का कोई भी अगर हमने हेडिंग नहीं दिए, सो हम प्रिवेंशन को वही चीज़ें देखते हैं जो कि उसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। जो डिक्रीज करने वाली है वो प्रिवेंशन है, और अगर नहीं भी है जो इंक्रीज करने वाली है उसको अवॉइड करना भी प्रिवेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आती है, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें जो कि हमें बताई गई है, ठीक है, कन्वेंशनली हमारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है, आपकी मज़हब में है, आपकी बिलीफ में है, कोई अगर एक्स्ट्रा बिलीफ का भी है तो भी उनकी मेरे ख्याल से ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, जो कि बेसिक जितने रिलीजन्स हैं उसमें सारी चीज़ें थी, ठीक है। अर्ली मैरिज था खास स्टेज के ऊपर, फिर ये चीज़ें नहीं है कि प्रेगनेंसी अवॉइड कर लेनी चाहिए, बच्चे इतने हो से उतने होने चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, खाना वेस्टर्न खाते हैं, लिबास वेस्टर्न पहनते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। मैं मजीद लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा इसमें से, यहाँ तक कि वेस्टर्न लाइफ जो आप को एजुकेशन सिस्टम शुरू हमने किए हुए हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन है इसमें से। जो हम बाजारों में घूम कर रहे होते हैं, ये भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस तरह की सारी हार्मोन्स रिलेटेड डिजीज में, ठीक है, मेल के लिए फीमेल के लिए भी। तो वो सारे फैक्टर्स में से शामिल है। फिर आपका सबसे बड़ा जो है उन्होंने चार चांद जो लगाए हैं, थड़का लगाए, वो आपकी सोशल मीडिया का है, जिसमें से बड़ी सारी चीज़ें शेयर की जाती है, लोग जो शेयर करते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग, ठीक है, पागल हो जाते हैं, और वो चीज़ें सही नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक। सो हेल्थ के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं है। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ तक? जी 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं है तो फिर वो नहीं रहते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में भी इस तरह चीज़ें मिस करते रहेंगे। ओके, जो बेटे सुन रहे हैं मुझे कुछ ना कुछ हाँ ना तो कर लें, बात तो कर लें, चलें। जी सर, जी सर सुन रहे हैं। ठीक है, सुनते रहिए, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट Yes, क्लास में sir. मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। Allah Hafiz, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Welcome, sir.